हेलो नमस्कार टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? देखिए आपकी ये टेस्ट सीरीज़ चल रही है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो कि ये 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 10 प्रश्नों में से मध्य भारत का इतिहास मिलेगा और व्याख्या सहित मिलेगा, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी, आरओ और बीईओ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को, आप सभी देख पा रहे हैं हमें। और चलिए इसी मोटिवेशनल के साथ, देखिए एक आपका कोड आया हुआ है मोटिवेशनल में, जो कि यहाँ पर कहा गया है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। वाह क्या बात है। तो बहुत ही अच्छे शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। बात कही गई, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। तो बस इसी मोटिवेशनल व्यूज़ के साथ चलिए हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। और क्लास में आप देखेंगे हमारी कि कितना हेल्पफुल है ये क्लास आप लोगों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा शानदार ये क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये दूसरा है यूपीपीसीएस का। चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका। चलिए देखिए पहला प्रश्न है आपका, इब्न बतूता भारत की यात्रा किस शासक के काल में की थी? देखिए जो इब्न बतूता है ये एक विदेशी यात्री था जिसने हमारे भारत देश की यात्रा की थी। अब ये पूछा गया कि किसके शासनकाल में मतलब भारत आया था, उस समय जिस समय भारत आया था वो उसमें किसका शासनकाल चल रहा था। तो ए ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक का, या सिकंदर लोदी का, या फिरोज तुगलक का, या फिर अलाउद्दीन खिलजी का। तो चलिए देखिए जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। तो देखिए ये आपका आया था मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए जो इब्न बतूता था ये मोरक्को से आया था और ये विदेशी यात्री था जो कि हमारे भारत देश में प्रवेश किया इसने। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था। चलिए इसकी समरी देखते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है मोरक्को के निवासी मूल निवासी इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के एक काल में भारत की यात्रा की। अर्थात इब्न बतूता जो था वो 1333 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही उसने भारत की यात्रा की, जिसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक है 1325 ईस्वी से लेकर इसका शासनकाल 1351 तक रहा। शासन इसने किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर देखा जाए तो ये बर्नी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। कौन सी पुस्तक है? तारीख ए फिरोज शाही। अमीर खुसरो के ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तुगलकनामा। और ये इब्न बतूता जो है रेहला से जानकारी, इब्न बतूता के बारे में जो एक रेहला है ग्रंथ, उस रेहला से इसकी जानकारी मिलती है। फिरोज तुगलक ने 1351 ईस्वी में से लेकर इनका शासनकाल 1388 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक चला। जो इनका शासनकाल रहा है अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक चला। तथा सिकंदर लोदी जो था इसका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 तक चला। तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर कौन कौन से शासक जो थे आए, अनुशासकों ने शासन किया, किसका शासनकाल कब से कब तक चला। और सबसे जो मोरक्को से आया था मूल निवासी था इब्न बतूता, वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के अधिकांश अमीर
एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? देखिए यहाँ पर जो जो सल्तनत काल के थे, अर्थात सल्तनत काल, ये सल्तनत काल जो थी आपकी दिल्ली सल्तनत चल रही थी, जिसमें ज़्यादातर विदेशी आक्रमणकारी ही आए थे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है दिल्ली अर्थात सल्तनत के अधिकांश अमीर जो थे, अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो यहाँ पर उत्तर आपको मिलेगा तुर्क। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, मंगोल था, तुर्क था, या फिर तातार था, या फिर अरब था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है ए नंबर, अर्थात तुर्क। जो सल्तनत काल के, जो दिल्ली सल्तनत काल के लोग आए थे, अमीर सुल्तान आए थे, वो तुर्की थे, अर्थात तुर्क से आए थे। तो चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। देखिए इसमें व्याख्या की गई है, सल्तनत काल के अधिकांश लोग, अर्थात जो सल्तनत काल के अधिकांश लोग थे वो अमीर तथा सुल्तानों के का संबंध तुर्क वर्ग से था। ये जो अमीर वर्ग के लोग थे, इनका संबंध किससे था? तुर्क वर्ग से था। सामनी राज्य के प्रांतीय शासकों में अलप्तगीन, देखिए अलप्तगीन नामक तुर्क गुलाम ने गजनी वंश की स्थापना की थी। देखिए एक अलप्तगीन जो नाम का एक व्यक्ति था, जिसने तुर्क में ही इसने गुलाम वंश की नींव, मतलब गुलाम, वहाँ पर इसके जो गुलाम था वो गजनी वंश की नींव डाली थी, अर्थात गजनी वंश की स्थापना की थी 986 ईस्वी में। 986 ईस्वी में अलप्तगीन के जो दामाद थे, अलप्तगीन के दामाद तथा उनके उत्तराधिकारी शुभक्तगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। जो शासक था, हिंदू शाही शासक था जयपाल को, उसने क्या किया था? पराजित किया था। और कब? 1900 अर्थात 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में उसने क्या किया था? पराजित किया था। महमूद गजनवी गजनी का शासक बना। इसके बाद जो था महमूद गजनवी, जो कि गजनी का शासक बना। देखिए यहाँ पर सुबक्तगीन के बारे में, अलप्तगीन का जो दामाद था उसके उसी का उत्तराधिकारी बना कौन? सुबक्तगीन। वो हिंदू शाही शासक जयपाल को उसने भारत में मतलब हिंदू शासक था, उसे जयपाल को उसने हराया, पराजित किया। पराजित करने के बाद उसी की राजगद्दी पर उसने महमूद गजनवी को बैठाल दिया 998 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? अब सिंध पर देखिए आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में, ये देखिए कि ये सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी शासक था जो भारत में आया था सबसे पहले, और इसने ही सबसे पहले, ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो सबसे पहले भारत में प्रवेश किया, और इसके बाद धीरे धीरे भारत देश में मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई। तो चलिए प्रश्न है आपका, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो कब हुई? 713 ईस्वी में, 716 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, या 719 ईस्वी में? तो देखिए इसका उत्तर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए देख लेते हैं उत्तर। इसका उत्तर है आपका सी, अर्थात 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत में 712 ईस्वी में आया था। ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत में पहली बार प्रवेश किया था। और इसके साथ ही बाकी इसने क्या किया था? सिंध पर, भारत के सबसे पहले सिंध प्रांत पर इसने आक्रमण किया था। उस समय सिंध प्रांत का एक राजा था, राजा दाहिर, तो दाहिर से इसने युद्ध किया था। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर सिंध का पहला अरब आक्रमण जो हुआ था सिंध पर, तो 712 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इस आक्रमण में अरब सेनाओं का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये 712 ईस्वी में भारत में आया था और इसने पहला आक्रमण किया था। जो इसकी सेना थी, अरब सेना थी, अरब देश से आया था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया था। किसको हराया था? सिंध के जो राजा थे, सिंध प्रांत के जो राजा थे दाहिर, उनको हराया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। और अंततः सिंध पर अपना अधिकार भी जमा लिया। इसने क्या किया था? सिंध पर अपना अधिकार भी जमा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था?
जो महमूद गजनवी था, देखिए महमूद गजनवी हमारे भारत देश में 1000 इसने 17 आक्रमण किए और सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण था उस 1025 का सोमनाथ मंदिर में इसने बहुत सारे तो ये दूसरा आक्रमणकारी था जो भारत देश में दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था। पहले जो था 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया और दूसरी बार महमूद गजनवी जो कि 1000 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया और 1000 से लेकर 1025 तक इसने 17 आक्रमण किए भारत पर। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कहा गया है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। नंबर ए में है हसन निज़ामी या उतबी या फिर फिरदौसी या चंद्रबरदाई। तो देख लेते हैं इसका उत्तर कौन सा होगा, उतबी। कौन है, उतबी। देखिए महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था, उतबी था, जो इसी के साथ में आया था भारत में, उतबी। और जो फिरदौसी है, देखिए चंद्रबरदाई तो इसने लिखा है, ये पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी कवि थे जिन्होंने उनके चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखी है और ये बाकी के फिरदौसी जो हैं आपका बाबा फरीद के शिष्य थे। तो चलिए देखते हैं इनकी समरी। देखिए महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार जो थे उतबी थे। इन्होंने मतलब जिन्होंने गजनवी के समस्त आक्रमणों को जिहाद बताया। मुस्लिम भाषा में जिहाद। इन्होंने क्या कहा है कि इनके जो आक्रमण मतलब इन्होंने जो आक्रमण किया है इसको जिहाद बताया। किसने, महमूद गजनवी ने जो इसने युद्ध किए हैं, आक्रमण किए हैं, तो इसको इन्होंने जिहाद बताया है। फिरदौसी भी इन्हीं के समय में थे जिन्होंने शाहनामा की रचना की है। फिरदौसी ने क्या किया है, शाहनामा की रचना की है जिसे फारसी भाषा का महाभारत कहा जाता है। देखिए फिरदौसी जो थे इन्होंने फारसी भाषा में इसका उल्लेख किया है, इसका मतलब कन्वर्ट किया है, महाभारत को फारसी भाषा में इन्होंने लिखा है। हसन निज़ामी ऐबक के दरबारी कवि थे, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दरबारी कवि कौन थे, हसन निज़ामी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें वजीर का पद भी दे दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें किसे, हसन निज़ामी को वजीर का पद भी दे दिया था। चंद्रबरदाई जो हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी जिसमें पृथ्वीराज चौहान का संपूर्ण विवरण देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका मोहम्मद गौरी। देखिए मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। देखिए यहाँ पर कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने या इल्तुतमिश ने या बख्तियार खिलजी ने या याल्दूज ने। तो देखते हैं यहाँ पर इसका उत्तर आपका सी होगा, अर्थात बख्तियार खिलजी। ये देखिए मोहम्मद गौरी का ही दास था जो बंगाल एवं बिहार तक गया और इसने बख्तियार खिलजी जो कि इसने क्या किया था, आप लोग जानते होंगे कि बिहार में एक नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय था उस पुस्तकालय में इसने क्या किया था, इसने उस पुस्तकालय में आग लगा दी थी और वो किताबें 1 महीने तक जली थी। इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको ध्वस्त किया और उसको बिल्कुल से समाप्त कर दिया जिससे हमारे भारत देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो ये कौन था, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का ही एक दास था जो इसी के साथ आया था भारत देश में, अर्थात भारत को तबाह करने। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने देखिए मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। जो मोहम्मद गौरी था इसने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की और मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण जो था 1175 ईस्वी में मुल्तान शहर में हुआ। देखिए इसकी अगर कहानी हम देखें तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी जो था 1175 ईस्वी में सबसे पहले भारत के मुल्तान शहर में इसने प्रवेश किया और मुल्तान शहर में बस गया और इसके बाद ये राजस्थान होते हुए सीधे पहुंच गया गुजरात। और गुजरात में उस समय
राजा भीम का शासनकाल था। राजा भीम से इसने आक्रमण किया और वहाँ से ये परास्त हुआ और परास्त होकर फिर से वापस वही मुल्तान आ गया। फिर इसका युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान से। चलिए देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है हुआ 1175 ईस्वी में मुल्तान में के विरुद्ध, 1178 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध तथा 1179 ईस्वी में तथा 1191 में इसने तराइन का युद्ध। देखिए गुजरात के विरुद्ध इसमें लिखा हुआ है, तो वहाँ गुजरात के जो राजा थे, राजा भीम थे, जिससे परास्त होकर ये वापस इसे लौटना पड़ा था। 1191 में इसने क्या किया था, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान का जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। आगे देखिए 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन, देखिए बंगाल के राजा जो थे लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। किसने पराजित किया था, बख्तियार खिलजी ने। तथा वह मोहम्मद गौरी का दास भी था। वह मोहम्मद गौरी का ही दास था कौन, बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। यह संपूर्ण विवरण आपको हमने पहले ही बता दिया। तो चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक, ध्यान दीजिए, कहा गया है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ पर भारत में कौन सा मुगल शासक था जिसका मकबरा भारत में नहीं। तो मुगल शासकों के बारे में आप लोग खूब जानते होंगे। मुगल शासकों में जैसे बाबर रहा, बाबर का पुत्र आपका हुमायूं रहा, हुमायूं का पुत्र अकबर रहा, अकबर का पुत्र जहांगीर रहा, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। बाकी ये आपके 6 जो शासक रहे बहुत ही मजबूत रहे। तो चलिए कि कौन सा मुगल शासक था जिसकी मृत्यु भारत में नहीं बल्कि इसका मतलब इसका मकबरा जो बनाया गया भारत में नहीं बल्कि विदेश में बनाया गया, अर्थात जहाँ से आया था वहीं पर। तो आपका कौन है, औरंगजेब है या फिर जहांगीर है या हुमायूं है या फिर आपका बाबर है। तो देखिए उत्तर आपका होगा डी, इसका उत्तर होगा आपका डी अर्थात बाबर। बाबर का मकबरा जो है भारत में ना होकर बल्कि ये जहाँ से आया था अर्थात अफगानिस्तान से आया था, तो इसका जो मकबरा भी मिलेगा तो अफगानिस्तान में ही मिलेगा। चलिए देखते हैं समरीज की, देखते हैं। देखिए बाबर का मकबरा जो है, बाबर का मकबरा भारत में स्थित ना होकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित है। देखिए बाबर का जो मकबरा बनाया गया था अफगानिस्तान से आया था, तो अफगानिस्तान की जो राजधानी काबुल है वहीं पर इसका मकबरा बनाया गया था। बाकी जहांगीर का मकबरा लाहौर में और शाहदरा में बनाया गया था। लाहौर के शाहदरा में ही बनवाया गया था जहांगीर का मकबरा, जो उस समय भारत का ही अंग था। इस समय तो पहुंच गया आपका लाहौर पाकिस्तान में। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। इसके बाद जो औरंगजेब सहित अन्य मुगल शासक जो रहे हैं भारत में ही दफनाए गए हैं। इनके सभी जितने भी मुगल सल्तनत के लोग रहे हैं उनका जो रहा है मतलब तो मकबरा भारत में ही बनाया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित किया गया। देखिए सवाई राजा जयसिंह जो थे ये कहाँ के राजा थे, तो ये गुजरात के राजा थे और इन्होंने एक जंतर मंतर की स्थापना की, जो कि जंतर मंतर तो आपका देखिए एक राजस्थान में भी स्थित है और दिल्ली में भी स्थित है और कई स्थानों पर स्थित है। तो इसका देख लेते हैं हम कि अब देखते हैं कि जो राजा सवाई राजा जय सिंह थे उन्होंने जो प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की थी वो कहाँ पर स्थापित की थी, जयपुर में या फिर उज्जैन में या अयोध्या में या फिर दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर आपका होगा जयपुर में। कहाँ, जयपुर में। अभी हमने आप लोगों को बताया कि ये जयपुर आपका पड़ता है, जयपुर राजधानी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वहीं पर सवाई राजा जय सिंह ने अपनी प्रथम वेधशाला अर्थात जंतर मंतर की स्थापना की थी। इसकी समरी देख लेते हैं। देखिए कहा गया है जयपुर के राजा जय सिंह ने अपने शासनकाल में ही अनेकों वेधशालाओं का निर्माण कराया। इसमें मुख्य जो वेधशाला थी जयपुर की वेधशाला थी और इन्होंने उज्जैन में भी अपनी वेधशाला खोली थी, मथुरा में भी इनकी वेधशाला थी, बनारस
की भी एक वेधशाला थी, जयपुर की भी एक वेधशाला थी। जंतर मंतर जो स्थित है वो आपका इनका कहाँ स्थित है, अर्थात जयपुर में ही। तो इस वेधशाला द्वारा एक सारणी तैयार की गई है जिसे मोहम्मद शाही के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मोहम्मद शाही भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखते हैं अष्टप्रधान। देखिए 8वां प्रश्न है आपका, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी। अष्टप्रधान अर्थात जो मंत्रियों का मंत्री जो बनाए गए थे, अर्थात अष्टप्रधान बनाए गए थे, तो किसके शासनकाल में ये व्यवस्था चल रही थी। शिवाजी के शासनकाल में, कृष्णदेव राय के शासनकाल में, या फिर पेशवा बाजीराव के शासनकाल में, या फिर अकबर के शासनकाल में। तो देखते हैं इसका उत्तर कौन सा होगा। अष्टप्रधान की जो व्यवस्था थी वो आपके शिवाजी जो थे रायगढ़ के सेनापति थे, रायगढ़ के शासक थे, शाहजी भोसले के पुत्र थे। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। इन्होंने शिवाजी रायगढ़ में इनका राज तिलक हुआ था, तो इन्हीं के जो राज दरबार में मंत्रिपरिषद जो बनाई जाती थी, तो अष्टप्रधान अर्थात 8 प्रधान बनाए जाते थे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन शिवाजी ने अपने शासनकाल में किया। उन्होंने अपने प्रशासन में 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। सन 1666 ईस्वी में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए थे। सन 1666 ईस्वी में ये जो अपने राज दरबार शाही दरबार में उपस्थित हुए थे, जहां पर उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया। जो तृतीय श्रेणी के लोग बैठे थे उनके साथ मनसबदारी जैसा व्यवहार किया गया। उन्हें नज़रबंद भी कर दिया गया, अर्थात बंदी बना दिया गया। मुगलों से इनका काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। देखिए 9वां प्रश्न है आपका, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने, ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या फिर लॉर्ड डफरिन ने। तो इसका उत्तर आपका कौन सा होगा, चलिए देख लेते हैं। तो ये उत्तर है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस्तमरारी बंदोबस्त जो था तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अपने शासनकाल में ही सिविल सेवा के प्रावधान खोले। इसने अपने शासनकाल में बहुत सारी व्यवस्थाएं कराई। इसका समरी अगर डिटेल्स इसकी पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, या फिर ये महालवाड़ी और बहुत सारी मतलब कृषि के क्षेत्र में इसने बहुत सारी व्यवस्थाएं लागू की थी। चलिए इनकी समरी देख लेते हैं। देखिए स्थायी बंदोबस्त, जो स्थायी बंदोबस्त है आपका, तो स्थायी बंदोबस्त मूल रूप से सर जॉन सोर 1789 ईस्वी में इस भू पद्धति की रूपरेखा सामने रखी थी। किसने रखी थी, उस समय एक मतलब वहाँ का मंत्री चुना गया था सर जॉन सोर को। कब, 1789 ईस्वी में, 1789। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पर आपकी मिल रही, 1789 किस घटना से संबंधित है, तो आप लोग जानते होंगे कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इस समय जिस समय फ्रांस की क्रांति चल रही थी उस समय हमारे भारत की ये स्थिति थी। तो यहाँ पर देखिए ईस्वी में इस पद्धति की रूपरेखा सामने रखी। इसे गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर जनरल भारत का कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। राजस्व बोर्ड का जो प्रधान था वो सर जॉन सोर था, तथा अभिलेखपाल जेम्स ग्रांट से व्यापक विचार विमर्श के बाद ही लागू किया गया। देखिए बहुत सारे और भी कई लोग शामिल थे जिनसे यहाँ पर विचार विमर्श किया गया। जो राजस्व बोर्ड के जो प्रधान थे वो सर जॉन सोर थे, और इनके साथ शामिल थे अभिलेखपाल और जेम्स ग्रांट। ये लोगों में भी आपस में बातचीत हुई। इसके बाद ही विचार विमर्श करने के बाद ही स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसमें जमींदारी प्रथा, बिस्वेदारी, मालगुजारी, जागीरदारी तथा इस्तमरारी आदि नाम से भी इसे जाना जाता है। इतने नामों से इस्तमरारी को जमींदारी और बिस्वेदारी, मालगुजारी और जागीरदारी तथा इस्तमरारी आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए आपका मोटिवेशनल कोड यहाँ पर मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट
है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, देखिए जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो यह दर्द कल कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। देखिए बहुत ही बेहतरीन, आप बीच बीच में मोटिवेट भी होते जाइए और क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और देखते रहिए। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, देखते हैं 1857, जो 10वां अंतिम प्रश्न है आपका। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 का जो इस समय भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? 1857 की क्रांति। इसमें इसमें उस समय जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछा गया है। तो देखिए कौन थे, वेस्टन चर्चिल थे, अर्थात विंस्टन चर्चिल थे, या पामर्स्टन थे, या फिर क्लीमेंट एटली थे, या फिर ग्लैडस्टोन थे। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। 10वें प्रश्न, ये आपका अंतिम प्रश्न है। तो देखिए उस समय जिस समय भारत में 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन, अर्थात बी आपका सही होगा आंसर, पामर्स्टन थे। पामर्स्टन ने ही यहाँ पर भारत देश में यहाँ की सत्ता कैसी क्या चल रही है सारी देख रेख वहाँ से सीधे कर रहे थे। 1857 की क्रांति जो थी बहुत ही ज़्यादा भयानक क्रांति थी। इसमें बहुत बड़ा संघर्ष लड़ा गया, फिर भी भारतीयों के लिए जीत हासिल ना हो सकी। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है 11 मई 1857। देखिए यहाँ पर डेट वगैरह दी गई है, बट हम यहाँ पर 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम था 1857 की क्रांति को ही माना जाता है। इसमें बहादुर शाह जफर जो थे ये द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, जो मुगल बादशाह थे, मुगल शासक थे। ये अंतिम मुगल बादशाह जो थे, ये अंतिम मुगल वंश के अंतिम शासक थे। इनको बंदी बना लिया गया था। बंदी बनाने के बाद इनको रंगून अर्थात यांगून भेज दिया गया था इस क्रांति के तहत। बहादुर शाह जफर द्वितीय को इस विद्रोह का नेतृत्व सौंपा गया। कानपुर का जो अंतिम मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, बिठूर में नाना साहब जो थे, और बरेली में रोहिलखंड से भूतपूर्व शासक थे जो थे, उनके उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने ही वहाँ का नेतृत्व संभाला बरेली का। और जो बिहार में थे, ये बिहार के जगदीशपुर में थे कुंवर सिंह। वहाँ के जमींदार कौन थे? कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से वहाँ का नेतृत्व संभाला। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व संभाला। और फतेहपुर से अजीमुल्ला खान ने फतेहपुर से, और इलाहाबाद से लियाकत अली, जो इलाहाबाद से था तो वो थे लियाकत अली ने वहाँ का नेतृत्व संभाला। और लखनऊ में जो वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल हैं, ये वहाँ के जो नवाब साहब थे, नवाब साहब की जो बेगम थी, बेगम हजरत महल ने ही वहाँ का नेतृत्व संभाला। उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। देखिए जिस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल चल रहा था, तो उसने इसके पहले 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी का जब शासनकाल चल रहा था, तो बेगम हजरत महल के जो सौहर्द थे, अर्थात लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह, इन्हें कुशासन का आरोप लगाकर इनको भारत से बाहर कर दिया गया। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए आपकी जो नेक्स्ट जो आपकी क्लास थी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ सकें और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकें। और आप लोग और भी आपके जो मित्र हों, दोस्त हों, या आपके रिश्तेदार हों वहाँ पर, तो इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास यहीं से आपकी समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जय हिंद, जय भारत।